ये यूपीपीएससी 2010 का मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस पेपर से हम लोग अभी एडिशन का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये दूसरा सवाल है। सवाल में से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है या कोई इम्पोर्टेंट ऐसा थीम निकल के आता है जहाँ सवाल बार बार आ रहे हैं, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सवाल है सेकंड, निम्नलिखित में कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? संगम युग का राजवंश कौन सा नहीं था? तो उसमें चार ऑप्शन थे, चोला, चेरा, पांड्या और पल्लव। तो सबको पता है चोला, चेरा, पांड्या ये तीनों मिलाकर के संगम युग बनाते हैं, संगम युग बनाते हैं। तो संगम युग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि संगम युग में संगम सभा हुआ करती थी, संगम सभा हुआ करती थी। उस संगम सभा में जितने भी उस टाइम के जो फेमस पोएट हुआ करते थे, जैसे कंबन, ठीक है, जैसे फेमस जितने भी पोएट हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, उन सब का एक ग्रुप था, उसको बोला जाता था संगम सभा। ये संगम सभा पांड्या के मदुरई में लगती थी। ये संगम सभा पांड्या के मदुरई में लगती थी। तो ये सवाल आ सकता है कि संगम सभा किस शासनकाल में या किस राजवंश में लगती थी और कहाँ लगती थी? तो ये मदुरई या पांड्या में लगती थी। तो ये बेसिक हो गया। अब हम लोग इन सारे टॉपिक में, चारों ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है चोला है, और चोला से सवाल होता था, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। चोला के बारे में सबसे बड़ी ये कि इसके पास सेना बहुत बड़ी सेना थी और इसका नौसेना भी काफ़ी ज़बरदस्त था उस टाइम का। नौसेना और सेना बहुत ही ज़बरदस्त थी, चाहे वो आर्मी की बात करें या नेवी की बात करें, इसके बाद बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। इसका जो राजस्व था वो भू राजस्व है। इसका जो मेन रेवेन्यू आता था, कहाँ से आता था? भू राजस्व से। भू राजस्व से इसका पैसा आता था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू या लैंड रेवेन्यू टैक्स से ही इसका मेन पैसा आता था। इनका व्यापार भी बहुत ज़बरदस्त था, व्यापार भी बहुत ही ज़बरदस्त था, ठीक है। जावा और सुमात्रा में भी इनका आयात निर्यात होता था। जावा सुमात्रा में भी इनका आयात निर्यात होता था, ठीक है। जैसे कपड़े के लिए उत्तर मेरूर करके एक जगह है, वहाँ पे कॉटन के लिए वो बहुत फेमस है, ठीक है, कपास के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। चोला ही एम्पायर से संबंधित उत्तर मेरूर अभिलेख भी है, आगे पढ़ेंगे। और चोला की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो विलेज असेंबली थी, ठीक है, विलेज असेंबली। इसका विलेज असेंबली बहुत फेमस है। तो दो तरह की विलेज असेंबली थी, एक उर्द थी, एक सभा। तो इसका छोटा सा ट्रिक ये बनाया है, जैसे सभा है, सभा मतलब जैसे राज्यसभा के की तरह था। जितने भी काबिल और बड़े लोग जो थे गांव के, वो सारे मिल करके सभा बनाते थे। उसका नाम था जो है अग्रहारा, ठीक है। सभा के अंदर एक ग्रुप बनता था अग्रहारा, सभा के अंदर एक ग्रुप बनता था, उसको बोलते थे अग्रहारा, ठीक है। तो ये राज्यसभा की तरह था, राज्यसभा की तरह सिर्फ स्पेसिफिक लोग, ठीक है, जो गांव के बुजुर्ग लोग और बड़े लोग थे, वही लोग इस सभा का हिस्सा बन सकते थे। और उर्द में कौन आते थे? तो उर्द में बाकी सब आ गए, बाकी सारे गांव वाले उर्द में आते थे, ठीक है, बाकी गांव वाले उर्द में आते थे। ये अग्रहारा जो बनता था, ये बेसिकली ब्राह्मण विलेज में बनता था, ब्राह्मण गांव में बनता था। और यहीं पे ये ब्राह्मण गांव कैसे बना? जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट था ब्रह्मदिया का, ब्रह्मदिया लैंड का। तो जो ब्राह्मण थे उनको लैंड जो दी जाती थी, भू राजस्व उस पर नहीं लगता था, ठीक है। जो लैंड जिस पे भू राजस्व नहीं लगता था उसको ब्रह्मदिया लैंड बोलते थे, जिसको ब्राह्मण को ही सिर्फ दिया जाता था, ब्राह्मण को ही दिया जाता था। ऐसे एरिया में जो विलेज बनता था उसको ब्राह्मण विलेज बोलते थे। वहाँ पे एक अग्रहारा सभा बनती थी, ठीक है, अग्रहारा सभा बनती थी, जिसमें उस गांव के अडल्ट लोग, बड़े लोग, समझदार लोग उसका हिस्सा बनते थे, ठीक। ये पता चल कहाँ सकती है? इस विलेज असेंबली का के बारे में पता चलता है उत्तर मेरूर अभिलेख से। उत्तर मेरूर अभिलेख से ही विलेज असेंबली के बारे में पता चलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख से ही चोला के विलेज असेंबली के बारे में पता चलता है। चोला की विलेज असेंबली के बारे में कहाँ से पता चलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से। तो दो तरह की विलेज असेंबली थी, एक उर्द था, एक सभा। लाइक लोकसभा या राज्यसभा में लिखा है, वो सिर्फ याद करने के लिए है, वो सिर्फ याद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो मंदिर का जो कला थी, टेम्पल आर्किटेक्चर जो था वो द्रविड़ा था, द्रविड़ा। यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर था उसको द्रविड़ा बोलते हैं, द्रविड़ा। टेम्पल आर्किटेक्चर हमको पता है 3 तरह का होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर 3 तरह का होता है, ठीक है, था, ठीक है। पहला था नगरा,
नगरा, नगरा कहाँ पे था? नॉर्थ में, नगरा था नॉर्थ, नॉर्थ में, एन फॉर नगरा, एन फॉर नॉर्थ, ठीक है, एन फॉर नगरा, एन फॉर नॉर्थ, ठीक है। एक था मध्य भारत में, उत्तर भारत में था नगरा आर्किटेक्चर, मध्य भारत में वेसारा, वेसारा आर्किटेक्चर एंड दक्षिण भारत में द्रविड़ा आर्किटेक्चर। तो द्रविड़ा आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ वो चोला के टाइम में डेवलप हुआ, चोला के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हुआ, ठीक है। इसलिए आज भी जो साउथ के मंदिर है बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य मंदिर है आज भी, ठीक है। तो इसमें कई पूछता है कि कौन सी मंदिर किस काल का है, तो ये नटराजा टेम्पल, नटराजा मंदिर, नटराजा मंदिर, नटराजा मंदिर बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर, ठीक है। किसने बनवाया था? राजा राजा वन ने बनवाया था, राजा राजा वन ने बनवाया था। नटराजा मंदिर है, बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर है, गंगई कोण चोलापुरम मंदिर है, गंगई कोण चोलापुरम मंदिर है। ये 3-4 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद एक रामावतारम की किताब लिखी गई है, रामावतारम किताब लिखी गई है, और चोला वंश के ही समय में एक राजा रामावतारम किताब लिखी गई है, जिसको बोलते हैं तमिल रामायण, तमिल रामायण बोला जाता है, उसको तमिल रामायण बोला जाता है। ये किसने लिखी है? कंबन ने, कंबन ने ये किताब लिखी है तमिल रामायण या रामावतारम भैया रामावतारम। एक चीज छूट गई थी, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई जो इसमें क्या था, सबसे बड़ा मंडलम, मंडलम प्रोविंस स्तर का था, मतलब राज्य स्तर पे कितना बड़ा था? राज्य स्तर का था, ठीक है। मंडलम के अंदर था नाडु, मंडलम के अंदर था नाडु, नाडु मतलब जिला, नाडु का मतलब होता है जिला, ठीक है। तो तमिलनाडु क्षेत्र बना है, मतलब वो एरिया जहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, तमिल मतलब तमिल भाषी लोग रहते हैं, ठीक है, वहीं से सब बना है तमिलनाडु। नाडु को हेड करने वाले को बोलते थे नट्टार, नाडु को हेड करने वाले को बोलते थे नट्टार, जो इसका अध्यक्ष होता था, जो इसको हेड करता था उसको बोलते थे नट्टार। नाडु के अंदर होता था नगरम, नगरम मतलब टाउन, और नगरम को हेड करने वाले को बोलते थे नगरट्टार, नगरम को हेड करने वाले को बोलते थे नगरट्टार, नगरम को हेड करने वाले को बोलते थे नगरट्टार। नगर नगर दोनों में है, तो ऐसे ट्रिक से याद कर लो, नगरम को हेड करने वाले को नगरट्टार, ठीक है, और नाडु को नट्टार। उसके बाद चोल शासक कौन कौन थे इंपॉर्टेंट? तो विजयालय, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की। और इस चोल वंश की स्थापना के बाद, इस चोल वंश की स्थापना के बाद इसने राजधानी बनाई तंजौर, इसने राजधानी बनाई तंजौर। तो ये तंजौर अब हमेशा चोल साम्राज्य की राजधानी रहेगी, चेंज नहीं होता है। तो अगर सवाल आता है कि चोल वंश की राजधानी कौन सी है, तो तंजौर है, ठीक है। और अगर ये सवाल आता है चोल वंश की राजधानी को किसने बनाया, तो विजयालय ने बनाया, ठीक है। इसने एक मंदिर बनवाया था निशुम्भासिनी देवी टेम्पल, निशुम्भासुदिनी देवी टेम्पल बनवाया था, ठीक है। किसी एग्जाम में आया इसलिए हमने इसको डाल दिया, निशुम्भासुदिनी देवी टेम्पल बनवाया था, ठीक है, विजयालय ने। उसके बाद राजेंद्र वन आते, राजेंद्र वन को गंगई कोण चोलापुरम का टाइटल मिला, राजेंद्र वन को गंगई कोण चोलापुरम का टाइटल मिला, तो राजेंद्र वन को मिला था, ठीक है। राजा राज चोला को या कुलोत्तुंग वन को नहीं मिला था। तो अच्छे से इसको ध्यान में रखना कि राजेंद्र वन को टाइटल मिला था गंगई कोण चोलापुरम, गंगई कोण चोलापुरम। इन्होंने दो कंपेन चलाया, कह लो, या 2 जगह अटैक किया। एक श्री विजया किंगडम, मलय पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, मलेशिया जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, श्री विजया किंगडम, मलय, और श्रीलंका आइलैंड जो है वो जो आज देश है, ठीक है, यहाँ दोनों जगह पे उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। तो श्री विजय किंगडम, मलय में तो उनको सक्सेस नहीं मिला, उनको इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन श्रीलंका को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अगर ये सवाल है किस राजा ने श्रीलंका में अटैक करके उसको कैप्चर किया, तो राजेंद्र वन है, ठीक है। और श्रीलंका के एक राजा उस टाइम राजा थे महिंदा नाम था, महिंदा को उन्होंने कैप्चर कर लिया। वो 10 से 12 साल कैप्चर रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, ठीक है। उसकी कालकोठरी में ही डेथ हो जाती है, ठीक है। तो गंगई कोण चोलापुरम इनका टाइटल था राजेंद्र वन का। उन्होंने कंपेन चलाया श्री विजया किंगडम, मलेशिया एंड देन श्रीलंका में। तो श्रीलंका में वो उनको जीत हासिल मिलती है और वो श्रीलंका को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन श्री विजय किंगडम को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद राजा राजा चोला का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने राजा राजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल को इस्टेब्लिश किया। राजा राजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल को इस्टेब्लिश किया। राजा राजेश्वर टेम्पल का नाम भी बृहदेश्वर टेम्पल है। उसके बाद कुलोत्तुंग वन ने फाइनली श्री विजय किंगडम को जीत लिया। किसने? कुलोत्तुंग वन ने फाइनली श्री विजय किंगडम को जीत लिया। और एक सवाल आता है कि किस
किसने बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बना दिया था, ठीक है। तो चोला रूलर ने बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बना दिया था, और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? राजेंद्र वन का था। इसमें सबसे बड़ा रोल राजेंद्र वन ने का ये इसलिए है चोला लेक बना दिया था बे ऑफ बंगाल को, इसलिए क्योंकि इनकी नौसेना बहुत ही स्ट्रांग थी। पहले ही बताया, नौसेना इनकी बहुत स्ट्रांग थी, इस वजह से कि और ये बहुत अच्छे फाइटर थे, और अपने नौसेना को इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने दो एग्जाम्पल है, मलय और श्रीलंका, ठीक है।